बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे चैप्टर को काफ़ी डिटेल में करें और उसके लिए तुम्हारे सब्र का बांध बंधा रहना चाहिए। आइए एंटर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में फाइनेंशियल मार्केट के। कूल इंट्रो आगे है। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पकड़ने वाले हैं वो हमारा है सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर जैसा आप जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक काफी मेजर टॉपिक है। तो चलो शुरुआत करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ और समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है और क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखने वाली हैं। तो कॉपी किताब लेके बैठ जाना, क्योंकि जब तक तुम इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे बाबा जी को संतुष्टि नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नॉट देयर। तो आपको क्या करना है, जो भी आप नोट्स बनाते हैं आइए इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करिए, मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, नोट्स आप बना रहे हैं, बढ़िया एक अच्छा माहौल है, कॉफी वॉफी का मग रख लीजिएगा, अगर चाहें तो स्टोरी पोस्ट करिए और कॉमर्स बाबा को टैग करिए और आओ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन के साथ भाई। तो स्टॉक एक्सचेंज को बोला गया इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। या तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है अपने आप में, या फिर कुछ इंडिविजुअल्स बॉडी मिला के ये एक इनकॉर्पोरेट होके एक पर्टिकुलर बॉडी बनी होगी। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस, चाहे इनकॉर्पोरेट हुई हो या नहीं हुई हो, या पर्पस हो या नहीं हुआ हो। अब देख रहे हो ये कितना डिटेल में जा रहे हैं। इनका कहना है, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, या तो इनकॉर्पोरेट हो गई हो और नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस, और चाहे एस्टेब्लिश नहीं भी हुई हो पर्पस के लिए। कौन से पर्पस? द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। असिस्ट भी करोगे आप, रेगुलेट भी करोगे आप, कंट्रोल भी करोगे आप। अब मैंने ये क्यों बोला नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर? तो इसका आंसर तुम्हें हर कोई नहीं देगा, लेकिन मेरे से सुन लो। उनका कहने का मतलब यह है कि भले ही ये इस कारण के लिए ना बनी हो, फिर भी स्टॉक एक्सचेंज को यह पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज असिस्ट करेगा, कंट्रोल करेगा, एक तरीके से गवर्न भी करेगा, जिसे बोला गया रेगुलेट करना, मतलब एक तरीके से मॉनिटरिंग का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल हेड बॉय बनने के लिए नहीं गए हो, आप स्कूल बॉय मॉनिटर बनने के लिए नहीं गए हो, नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर, आप नहीं हो उस चीज के लिए, फिर भी आप वो काम करते हो बिकॉज आपको वो अथॉरिटी दी जाती है। सेम स्टॉक एक्सचेंज के साथ है कि वो इस चीज के लिए एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि वो असिस्ट करे, रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, मॉनिटर करे, इन सब के लिए नहीं बना है, फिर भी उसके अंदर किया जाता है बिकॉज वो एक उसका मेजर पार्ट है। किस चीज में असिस्ट करना है, कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है? बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज। जो ये शेयर मार्केट है, जो डिबेंचर मार्केट है, इसके अंदर जो ये सिक्योरिटीज हैं, जो ट्रेड इन होती हैं, बाय सेल होती है मार्केट में, जो आप देखते रहते हो, ये अप एंड डाउन जो शेयर मार्केट चलता रहता है, इसको असिस्ट करना, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किया जाता है। तो इनकॉर्पोरेटेड फॉर और नॉट एस्टेब्लिश्ड, यानी इनकॉर्पोरेट हुआ हो, चाहे उसके लिए एस्टेब्लिश ना भी हुआ हो, फिर भी वो काम कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंज करेगा। तो डेफिनेशन कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है उसको इतना डिटेल में बताना। बाबा जी है ना, 20 डेज प्लेज चल रहा है, पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हो, मेरे पे भरोसा कर रहे हो, ये लो प्रसाद तुम्हारे लिए। एक बार लास्ट बार रिवाइज करेंगे, सबने डेफिनेशन अपनी कॉपी में उतार ली होगी, याद रखना, नीचे लिख देना बाबा जी हमने लिख लिया, वरना बाबा जी गुस्सा हो जाएंगे। बाबा जी तुम्हारे लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, तो ये तो लिखा हुआ मिलना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं फिर से एक बार। एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर, चाहे इनकॉर्पोरेट हुई हो या नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर हो, कोई जरूरत नहीं है। असिस्टिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, काय के लिए? बाइंग एंड सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज को जाना जाता है। नाउ स्टॉक एक्सचेंज अगर ये सारे काम नहीं करेगा तो कोई स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा ही नहीं करेगा। और स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा करने का रीजन भी यही होता है कि स्टॉक एक्सचेंज अगर आपको वो मार्केट दे रहा है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो साथ साथ में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता है कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो चोरी नहीं होगा, कोई भी चोट्टापाई नहीं करेगा, आपका पैसा सिक्योर्ड है। ये फीलिंग स्टॉक एक्सचेंज कब देता है? जब वो ये चीजें गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। ये टर्म्स कुछ लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इन्हीं टर्म्स पे केस स्टडी बनती है
और फिर तुम छाती चौड़ी करके कहते हो कि बाबा जी ने बता दिया था इसलिए हमें आता है। तो फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट कौन से होंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, सबसे पहली चीज है इकोनॉमिक बैरोमीटर। कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तब करना चाहेगा या स्टॉक मार्केट में तब पैसा लगाना चाहेगा जब उसे लगेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू शेयर्स की, डिबेंचर्स की, मे बी जो पैसा बेसिक इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर वैल्यू ही नहीं बढ़ेगी, अगर उसको लगेगा ही नहीं कि उसका पैसा जो है, जो लगाया हुआ है उस पर कुछ उसको सरप्लस ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों पैसा लगाना चाहेगा। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर कैसे हुआ है, स्टॉक मार्केट ये बताता है कि कंपनी ग्रो हो रही है। कंपनी कैसे ग्रो होती है, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, बाय एक्सपेंशन, बाय ग्रोथ। जब कंपनी ग्रो करेगी, जब कंपनी खुद को एक्सपांड करेगी, जब बड़े लेवल पे जाएगी, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो उनकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी। शेयर वैल्यू बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लगाया हुआ पैसा भी तो बढ़ेगा। ये फायदा होता है शेयर मार्केट के अंदर। सो इट शोज और रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द नेशन एज अ होल। ये स्टॉक मार्केट के अंदर दिखता है कि कंपनीज बूमिंग पीरियड में जा रही है, डिप्रेशन या रिसेशन पीरियड के अंदर जा रही है। बहुत ही खास पॉइंट था, केस स्टडी बनने के चांसेस 100% है इसके ऊपर। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट एक फ्री फ्लो मार्केट है जिसके अंदर कोई बैरियर नहीं है। टोटली डिपेंड करता है कि किस कंपनी की सिक्योरिटीज की कैसी डिमांड है, कैसी सप्लाई है। जैसी डिमांड, जैसी सप्लाई होगी, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वैल्यू डिफाइन की जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान ऑफ द बिजनेस, मार्केट डिमांड फॉर द कंपनी, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो कंपनी को स्टैब्लिश करती हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर। और तब जाके पता चलता है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्योरिटी की प्राइस ज्यादा होगी या बिल्कुल डाउन जाएगी। तभी तो एक वाइज इन्वेस्टर जो होता है, एक बुद्धिमान इन्वेस्टर जो होता है, वो 10 बार देखता है कि यार ये शेयर मार्केट के अंदर जिन सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा हूं वो सिक्योरिटीज आगे के टाइम में ग्रो होंगी भी या नहीं होंगी, क्या मुझे रिटर्न्स मिलेंगे भी या नहीं। वरना तो सस्ता सा काम है, लगवा लो एक फिक्स डिपॉजिट, सालों से चली आ रही है परंपरा, उसी में पैसा मिलता रहेगा। लेकिन नहीं, हम हैं वाइज इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर जो जानते हैं कि हमारा पैसा सही सही कहां लगना चाहिए। ये पॉइंट वो मैंने जो बताया था, नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर, उसको काफी एम्फसाइज करते हुए बोलता है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारा थर्ड पॉइंट है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस ये बोलता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बाय द वे ऑफ ब्रोकर्स, जिस तरह से भी चैनलाइज होते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के थ्रू जाते हैं। वहां पे आपके ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से सेफ हैं। हेल इवन आज का जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो इतना सिक्योर्ड हो चुका है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, मान लीजिए आपने कार्ड स्वाइप किया किसी डेबिट मशीन में और वो ट्रांजैक्शन अटक गया, तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, बट थोड़े टाइम बाद वो रिइंबर्स होके आ भी जाएगा, जिसके लिए पहले हमें बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूं तो। और अब ऐसा नहीं होता। इवन एटीएम में भी आप गए, आपने स्वाइप किया कार्ड, रोल हुआ, लेकिन कुछ भी निकल के नहीं आया बाहर, 10,000 रुपए कट गए लेकिन पैसा बाहर निकल के नहीं आया, वो भी आपको रिइंबर्स हो जाएगा 15-20 मिनट के अंदर। ट्रांजैक्शंस को इतना सेफ बना दिया गया है आज के मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि किसी भी तरह से आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती है अगर आप खुद सेंसिबल डिसीजंस ले रहे हैं और प्रॉपर चैनल्स और मीडियम्स के थ्रू जा रहे हैं। तो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोमिनेंट फीचर है, प्रोमिनेंट नेचर है, जो ये ध्यान रखता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा खून पैसे की कमाई लेके आ रहा है, खून पसीने की कमाई लेके आ रहा है, तो उसका पैसा सेफ रहे। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये चीज में डिफरेंशिएट करना काफी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और कॉमर्स बाबा अपनी प्रीमियमनेस, अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मैं ये चीज को हमेशा श्योर करता हूं कि मैं वो एज दे रहा हूं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हाट डज इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो जो इकोनॉमिक बैरोमीटर है वो ये बताता है कि एक इकोनॉमी किस डायरेक्शन में ग्रो हो रही है, अपराइजिंग ग्रोथ हो रही है या डाउनफॉल है, रिसेशन है या कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ये बैरोमीटर है, इट शोज अ ट्रेंड। बट इकोनॉमिक ग्रोथ ये बोलता है कि जो बार बार इन्वेस्टमेंट्स होते हैं मार्केट में, डिसइन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फिर री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फिर से पैसा लगाया जाता है। शेयर होल्डर्स आज के टाइम पे काफी कॉन्शियस है, या जो सिक्योरिटी मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं वो काफी ज्यादा कॉन्शियस है। वो जानते हैं कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है पैसा लगाओ, जहां कंपनी स्टेगनेंट हुई, ठहराव आया, पैसा निकाल लो। कंपनीज बहुत चालाक है,
उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स और ज्यादा चालाक है। सब जानते हैं कि कैसे ग्रो करना है, सब जानते हैं कि कैसे पॉज लेके आना है अपने इन्वेस्टमेंट्स में। तो अगर कंपनी ग्रो करना बंद कर देती है तो इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं और उन सिक्योरिटीज में लगाना चालू कर देते हैं जो कंपनीज ज्यादा ग्रो कर रही हैं, जो कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट दे रही हैं, जिन कंपनीज का फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर रिस्पेक्ट, फ्यूचर विजन या फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है। यह काम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करना शेयर मार्केट का, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह देखते हुए कि ग्रोथ कहां पे मिल रही है। और इसी चीज को कैलकुलेटिव तरीके से कौन दिखाता है? हमारा शेयर मार्केट। और यह शो करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट क्या है और ग्रोथ कैसे हो रही है ना। एक और चीज आती है इसके अंदर, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट यानी इक्विटी कल्चर की बात की जा रही है यहां पे। नाउ व्हाट डज इक्विटी कल्चर मींस? सी, it is the creation of habit of saving among the investors and investing those savings in a capital market, in a share market, in a security market. सिंपल सा फंडा ये है। आज के टाइम पे ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, आप अपने बैंक में पैसा रख रहे हो सेविंग अकाउंट में। इससे अच्छा ये होगा कि जो भी पैसा आप कमाते हो, मेक श्योर आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो दैट उसके कुछ रिटर्न्स आपको मिलना चालू हो और आपको उससे फायदा होना चालू हो। ये जो इक्विटी कल्चर मार्केट में आया है या ये जो इन्वेस्टमेंट का कल्चर मार्केट में आया है, ये शेयर मार्केट की ही देन है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये इसी की देन है, क्योंकि इसने ये दिखाया, इसने ये पोटेंशियल दिखाया कि जो आपका पैसा सेविंग में रखा हुआ है, अगर आप उसी को किसी मार्केट में लगा दोगे, शेयर मार्केट में लगा दोगे, तो आपको ट्रेमेंडस ग्रोथ दिखेगी। आपका पैसा रखा भी रहेगा, साथ में बढ़ता भी रहेगा, इंक्रीज भी होगी आपकी इक्विटी। इक्विटी मतलब आपकी वेल्थ, आपका खुद का पैसा, आपकी खुद की कैपिटल, आपकी खुद की सेविंग्स। वो आप कैसे बढ़ा सकते हो? by investing into the stock exchange or investing into the share market. That is spreading of equity culture. और सबसे अच्छी बात स्टॉक एक्सचेंज की होती है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, लिक्विडिटी। तुम कभी भी पैसा निकाल लो, तुम्हें कभी यह सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये पैसा मैं हमेशा के लिए रख लूं क्या, मतलब ये गया, ये तो लॉकिंग पीरियड के हिसाब से गया, 3 साल का, 5 साल का। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस तरह के इक्विटी मार्केट में लगाना है। क्या तुम्हें 3 साल के लॉकिंग पीरियड में लगाना है, 5 साल के में लगाना है, या हेल तुम्हें एसआईपी लेनी है जो 1 साल का लॉकिंग पीरियड देती है और उसके बाद भी तुम्हें 1% गिव अप करके, ऐसा कुछ रहता है। लाइक अगर तुमने 1 साल के अंदर पैसा निकाला तो जो भी तुम्हारा था, मान लो 70,000 रुपए था, तो 1% यानी 700 रुपए चला जाएगा और बाकी पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तो इस टाइप की चीजें भी आज के शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप कभी भी पैसा लिक्विडेट करा सकते हो, कभी पैसा शेयर मार्केट से निकाल सकते हो। और आप बेसिक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप तो कभी भी निकाल सकते हो। आपने आज पैसा लगाया, 3 घंटे बाद आपको लगा कि आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ गई है और आपको पैसा निकालना है, निकाल लो, कोई मना नहीं करेगा। दैट इज व्हाट इज गुड अबाउट दिस शेयर मार्केट। लिक्विडिटी, हाईली लिक्विड, जब चाहे इन्वेस्टमेंट कर दो, जब चाहे पैसा निकाल लो। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पैसा बढ़ भी रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी फ्रीडम भी है कि हम जब चाहे पैसा निकाल लें। गुड ऑप्शन। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि जो आपका पैसा है वो अच्छी जगह इन्वेस्टेड है। आपको ये नहीं लग रहा कि आपने पैसा गलत जगह लगा रखा है। अगर आप वाइज डिसीजन लेते हो, अगर आपने दिमाग से खेला है, अगर आपने सोच समझ के पैसा लगाया, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ गलत किया है। और स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म दे देता है जहां पे बीइंग एन इन्वेस्टर मैं उन प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकता हूं, उन प्रॉफिटेबल कंपनीज में पैसा लगा सकता हूं जो कि मार्केट में ग्रो कर रही हैं। तो मेरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो तो मेरा सिक्योर्ड है एक तरीके से। रिस्क प्रोफाइल हमेशा रहेगा, मानते हैं, लेकिन फिर भी कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है ना। तुमने अगर पैसा सोच समझ के लगाया तो तुम्हारा पैसा हमेशा बढ़ेगा। बस इसके पीछे बोलते हैं बैक स्टेज रिसर्च जो चाहिए होता है वो अच्छा होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, बहुत बेसिक सा पॉइंट, प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैं खुद कॉमर्स को बिलोंग करता हूं और मैं जानता हूं कि ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक एडिक्शन जैसा होता है। एक बार जब आप सेव करना चालू करते हो तो इन्वेस्टमेंट करने में मजा आने लगता है। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बैंक में पड़ा हुआ पैसा, आपको बार बार ये लगता है कि जो पैसा मेरे पास है उसको मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं, और उसमें मजा भी बहुत आता है। कारण सिर्फ एक, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि वो जो मार्केट में पैसा लगा है वो आपको बहुत कमा के दे सकता है, इंस्टेड आपका पैसा जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करते हो कि आपका पैसा मार्केट में घूमता रहे, सर्कुलेट होता रहे और उससे आपको इनकम जनरेट होके मिलती रहे आपके बैंक अकाउंट में। तो यार ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि तुम लोगों का बहुत सारा सिलेबस करवाना है, बहुत अच्छे से मुझे पता है, लेकिन मैं हड़बड़ी नहीं मचाऊंगा। इस बार का काम ही यही है कि तुम लोगों के साथ इतना इन डेप्थ जाना कि तुम लोगों को कुछ और सोचना भी ना पड़े। और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर तुमने मेरे साथ इसको फॉलो अप कर लिया और हर एक वीडियो को 100% के साथ देखा और नोट्स बनाते चले, तो ये जो तुम्हारी घबराहट तुम्हारे अंदर पैदा हुई है ये आराम से निकल जाएगी। तुमने मुझ पे भरोसा किया है, मुझे तुम सब पे भरोसा है, स्पेशली तुम पे। सिर्फ एक काम करना है,
जितना मैंने आज करवा दिया उतना यहां और यहां आ जाना चाहिए। और अगर आ गया है तो जाओ थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो, पापा को हाय और थैंक यू बोलो, मम्मी को प्रणाम करके आओ और बोलो बाबा जी हमारे साथ हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया